Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Hindu analysis from 14th October edition. तो आज का जो हमारा बहुत जो ज़्यादा फोकस होगा that is about the hijab judgment. It is a split verdict by the Supreme Court bench. और अब ये it will be this case will now be reheard by a larger bench. ठीक है, तो इसमें जो स्प्लिट वर्डिक्ट जैसे कि इसके लिए हो गया कि जो दो जज बैठे थे तो उसमें से एक थे जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड जस्टिस हेमंत गुप्ता. तो इन्होंने डाइवर्जेंट व्यू दिया, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. दिस इज़ गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट न्यूज़. एक एडिटोरियल भी इसी से रिलेटेड है, वो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी एंड देन द न्यूज़ ऑन द नेशनल पेज. सो इस न्यूज़ के ऊपर हम अभी बाद में आते हैं. बाकी हम न्यूज़ फ्रंट पेज पे पहले ले लेते हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. The first is that India abstains on UNGA resolution against Russia. ठीक है ना. So India has abstained in the United Nations General Assembly on a draft resolution. United Nations General Assembly की बात चल रही है. ठीक है, ये United Nations Security Council में भी पहले ये resolution आया था. तो जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 countries जो था उन्होंने फेवर किया रेजोल्यूशन को. मतलब कि दे डिसअप्रूव्ड ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ 4 रीजन्स इन यूक्रेन बाय रशिया फॉर यूनाइटेड नेशन चार्टर. एंड रशिया उसने वीटो किया उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट. रशिया विच इज़ द परमानेंट मेंबर. एंड देन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, गैबन, दे abstained. ठीक है ना, they abstain. Now what we are doing over here is about the United Nations General Assembly. अब United Nations General Assembly में भी same resolution आया. And here also we will see that around 143 countries they voted in favor, that they disapproved of the Russia's annexation of 4 regions, and most of the countries they abstained including India, and some of the countries they voted against this resolution. Fine. So if you will just see over here, एक बार पेज नंबर 10 पे चले जाएं हम लोग फटाफट. ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे द कंट्रीज विच हैव वोटेड अगेंस्ट दिस वाज रशिया, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया एंड निकारागुआ. एंड 35 countries including India they abstained, and around 143 countries they voted in this favor. अब ये जो रिजोल्यूशन था, ठीक है ना, तो दिस रिजोल्यूशन वाज रिगार्डिंग इलीगल रेफरेंडम्स इन रीजन्स विद द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स ऑफ यूक्रेन एंड अटेम्प्टेड इलीगल एनेक्सेशन ऑफ 4 रीजन्स, दैट इज डोनेट्स्क, खेर्सन, लुहांस्क एंड ज़ैपोरिज़िया रीजन्स ऑफ यूक्रेन. फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस में जो इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं रुचिका कंबोज, शी हैज सेड दैट इंडिया अर्ज्ड दैट ऑल एफर्ट्स बी मेड फॉर एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ and return to the path of dialogue and diplomacy. चलिए, now we continue with the hijab case. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो जजमेंट है यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे 2 जज हैं जो मैंने जैसे बताया, हेमंत गुप्ता एंड जज धूलिया. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट. ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ कॉमन था, दैट इज बोथ जजेस दे एग्रीड ऑन द बेंच, दे एग्रीड दैट बिलीवर्स और वर्शिपर्स आर द बेस्ट पर्सन टू इंटरप्रेट वेदर अ प्रैक्टिस इज एसेंशियल टू देयर रिलीजन और नॉट. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. बट अगर हम यहाँ जस्टिस हेमंत गुप्ता जी की बात करें, सो ही इज सेइंग दैट practice of wearing hijab may be a religious practice or an essential religious practice, or it may be social conduct for the women of Islamic faith. The interpretations by the believers of the faith about wearing a headscarf is the belief or faith of an individual. But he said that religious belief, अब ये important है, cannot be carried to a secular school maintained out of government fund, and the state of Karnataka was right in issuing its February 5 government order restricting the wearing of hijab. ठीक है, तो ये एक वर्डिक्ट जो है विच इज़ सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटकाज रूल विच सेज विच बैंड हिजाब इन गवर्नमेंट स्कूल. अब जो जस्टिस धूलिया हैं
he said that issue of whether wearing hijab was an essential religious practice in Islam is wholly irrelevant in the case. He has said that as a secular institution, okay, the court should be clear from choosing one among many possible interpretations of theological doctrine. तो ये सिंपल कहते हैं, जो जस्टिस धुलिया कहते हैं कि हमारे पास जो इशू है वो बस सिंपल ये है कि 2 गर्ल स्टूडेंट्स हैं, दे आर asserting their identity by wearing hijab and claim their protection under Article 19 and Article 25 of the Constitution. Whether wearing hijab is an essential, ERP का मतलब essential religious practice in Islam or not is not essential for the determination of this dispute. If the belief is sincere and it harms no one else, there can be no justifiable reason for banning hijab in a classroom. तो कह रहे हैं कि हिजाब पहनने से किसका क्या नुकसान हो जा रहा है, ठीक है, सो इट शुड बी अलाउड. ओके, अब हम चलते हैं करते हैं इस केस के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, पूरा हिस्ट्री जानने की करते हैं कोशिश. तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो फरवरी 3 की बात है. आयशा शिफा और तहरीना बेगम, दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज इन कुंदापुरा and they were denied entry into their college for refusing to take off their hijab. उसके बाद ये डेप्यूटी कमिश्नर उडुपी के पास रिप्रेजेंटेशन करती हैं टू डायरेक्ट द कॉलेज अथॉरिटीज टू लेट देम एंटर देयर कॉलेज एंड कंप्लीट देयर स्टडीज़. उसके बाद 5 फरवरी को द गवर्नमेंट इशूज एन ऑर्डर रेफरिंग टू द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 टू कंक्लूड दैट प्रोहिबिटिंग हिजाब डज नॉट अमाउंट टू अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द 2 स्टूडेंट्स दे मूव द हाई कोर्ट. उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो एक इंटरिम ऑर्डर पास करता है. पहले तो स्टेट में जो कॉलेजेस शटअप थे उसको रीओपन करने की डायरेक्शन दी जाती है. एंड द हाई कोर्ट सेज दैट स्टूडेंट्स कैन नॉट बी अलाउड टू वेयर एनी पीस ऑफ क्लोथिंग दैट इज रिलीजियस टिल द मैटर इज पेंडिंग. उसके बाद मार्च 15 तारीख को कर्नाटका हाई कोर्ट रूल करता है कि दैट हिजाब इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस एंड अपहोल्डेड द गवर्नमेंट ऑर्डर. इन द मीनवाइल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास कर दिया था under the Karnataka Education Act 1983, okay, that wearing this anything which is religious in connotation is not allowed in government schools. Fine. उसके बाद ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में गया और कल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है. चलिए अब हम आते हैं. द नेक्स्ट इज इसरोज ओन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में एज्यूम PSLV रोल. तो यहाँ पे नाउ इसरो इज प्लानिंग टू डेवलप अ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल एंड इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस PSLV इन फ्यूचर. PSLV जो है वो ट्रस्टेड वर्कहॉर्स माना जाता है, बट व्हेन सोमनाथ, ओके, S. Somnath, who is the chairman of ISRO, when he was making a speech at Engineers Conclave 2022 at Liquid Propulsion System Center in Valiamala, so he said that now they are going to develop NGLV. Okay, it will be cost efficient 3-stage reusable heavy lift vehicle with a payload capacity of 10 tons to geostationary transfer orbit. उसके बाद NGLV जो है it will feature semi cryogenic propulsion for the booster stages which is cheaper and efficient. उसके बाद हम देखेंगे दैट जो लो अर्थ ऑर्बिट कैपेबिलिटी विल बी ट्वाइस ऑफ दैट. मतलब कि अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 10 टन का कैपेबिलिटी है तो लो अर्थ ऑर्बिट में इट विल बी 20 टन्स. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस रॉकेट विल बी रीयूजेबल. उसके बाद जो NGLV है इट विल फीचर अ सिंपल रोबस्ट डिज़ाइन टू अलाउ बल्क मैन्युफैक्चरिंग, मॉड्यूलरिटी इन सिस्टम, सब सिस्टम्स एंड स्टेजेस एंड मिनिमल टर्न अराउंड टाइम. अब इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे? लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, डीप स्पेस मिशन, फ्यूचर ह्यूमन स्पेस लाइट एंड कार्गो मिशन. उसके बाद जो इसरो है इसको डेवलप करने वाला है विद द पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स. फाइन. अब अगर ये लॉन्च व्हीकल को हम इंक्लूड करें तो अब इसरो के पास कितनी लॉन्च व्हीकल्स हो गई? एक तो है PSLV, फिर है GSLV, फिर एक रिसेंटली लॉन्च किया था SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. द नेक्स्ट विल बी NGLV. नाउ द नेक्स्ट इज़ वंदे भारत एक्सप्रेस. अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि देखिए इंडिया में जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो देखिए अब टोटल हो गई है 4. 2 पहले से ही थी, दिल्ली से वाराणसी, ठीक, और दिल्ली से कटरा. फिर कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था गांधीनगर से मुंबई, ठीक, ये तीसरी हो गई.
और चौथी जो रिसेंटली जो इनॉग्रेट किया गया है दैट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, ओके, दैट इज़ अम्ब अंदौरा, ठीक है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में आता है, दिल्ली टू अम्ब अंदौरा, ये हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। चलिए the next is this article in preparation. Gujarat showed a mega event can be held without splurging on infrastructure. About 36 national games है, it recently concluded in सूरत, उसका क्लोजिंग सेरेमनी सूरत में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे ओम बिरला स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड जगदीप धांकर द इंकुम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट, दे बोथ वेर प्रेजेंट इन द क्लोजिंग सेरेमनी। ओके, 3 मंथ के अंदर इस पूरे गेम की प्रिपरेशन की गई। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो उनका जो नाम है दैट इज़ रोजी मीना पोलराज, पॉल वॉल्टर्स एंड शिवा सुब्रमण्यम। देन 35 किलोमीटर रेस वॉकर राम बाबू, वेट लिफ्टर एन अजीत एंड सांबा लापुंग इन मैंस 96 kg वेट लिफ्टिंग। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो टॉप था दैट वाज सर्विसेज ने टॉप किया मेडल टैली विद 61 गोल्ड, 35 सिल्वर एंड 32 ब्रॉन्ज। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेडल इन्हीं के पास है, सो दे वर अवॉर्डेड राजा भालेंद्र सिंह कप। उसके बाद जो महाराष्ट्र है इट वाज प्लेस्ड सेकंड विद 39 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 63 ब्रॉन्ज, ओके, एंड दे सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन अमंग द स्टेट। उसके बाद गुजरात इट फिनिश्ड 12th विद 13 गोल्ड, 15 सिल्वर एंड 21 ब्रॉन्ज। उसके बाद अगर हम देखेंगे साजन प्रकाश स्विमर, ही वन 8 मेडल एंड 14-year-old हशिका रामचंद्रा, शी वन 7 मेडल एंड दे वर नेम्ड एज बेस्ट मेल एंड फीमेल एथलेटिक्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे 10-year-old शौर्यजीत खायरे हु बिकेम अ मल्लखम स्टार डिस्पाइट लूजिंग हिज फादर, एंड बॉक्सर निखिल दुबे हु ओवरकम द ट्रेजिक the emotional turmoil caused due to tragic death of his coach, okay, to emerge as a middleweight champion in boxing. Now the next is the democratization of India, the Mandal Way, ठीक है ना। तो यहाँ पे we are talking about social justice, ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि we are already talking about reservations to Dalit converts to Muslim and Christianity, but this article is more about ensuring social justice through reservations and other empowering measures. तो अगर हम देखेंगे ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है 1935 से, ठीक। एक आप जानते होंगे हिस्ट्री में there were 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है ना। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद एक जो आउटकम था दैट वाज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दलित्स, ठीक है, okay, so that was 1935. So they were Dalits and Adivasis, they were listed as scheduled caste and scheduled tribes by 1935, and when India became independent, so they were given reservation in education and employment in proportion to their population. Fine. उसके बाद हम देखते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस इसमें छूट जाता है। तो अब बैकवर्ड क्लासेस की बात देखिए कहाँ से आती है। सो इट इज़ मंडल कमीशन। तो देखिए इन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, इट इज़ आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एंटेल्ड एगैलिटेरियन पॉसिबिलिटी दैट रिजल्टेड इन 2 बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। तो आर्टिकल 340 है, इसके अंडर प्रेसिडेंट जो है वो एक कमीशन बैठाते हैं टू स्टडी द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, टू स्टडी द स्टेटस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। तो पहला जो ऐसा कमीशन है दैट वाज काका कलेलकर कमीशन विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1953, एंड देन मंडल कमीशन दैट इज़ इन 1970 एंड 80। इसमें जो मंडल कमीशन है उसने रिकमेंड किया गिविंग 27% रिजर्वेशन फॉर अदर ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट की ऑन August 7, 1990। देन इन 2006 इफ यू विल सी the reservations were extended to OBC candidates in institutions of higher learning, popularly known as Mandal 2.
नाउ मैं इस आर्टिकल का आपको हाईलाइट बता दे रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट आरबीआई। ओके, तो यहाँ पे जो है कि अभी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है दैट इज़ $537 बिलियन एंड एक साल पहले इट वॉज $642 बिलियन। तो यहाँ पे जो है आरबीआई विच हैज़ बिन, यहाँ पे मिसकंसेप्शन है दैट आरबीआई इज डिप्लीटिंग द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू डिफेंड द रूपी, बट व्हेन वी सी दैट हाउ दिस थिंग फंक्शंस, तो यहाँ पे देखिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 40 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 which stipulates that the central government orders the rate at which the RBI shall buy or sell forex to banks। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है। उसके बाद दिस इज गवर्नड बाय इंडियाज ऑब्लिगेशंस टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद जो डॉलर रुपी रेट है वो सब्जुगेटेड है टू द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे फॉरेक्स मार्केट, इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई विद इम्प्रेगनेबल एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस। तो यहाँ पे ये होता है कि हर बैंक का अपना एक डे लाइट लिमिट है और ओवरनाइट लिमिट है फॉरेक्स का, उससे ज़्यादा वो फॉरेक्स होल्ड नहीं कर सकते, दे हैव टू गिव इट टू आरबीआई। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक मैकेनिज्म है दैट इज assume that on a particular day the RBI sells $1 billion in the market and one bank buys this dollar to remit them abroad for an importer। मतलब कि कोई इम्पोर्टर है, ठीक है, उसने कुछ इंपोर्ट किया है, अब उसको पे करना है डॉलर में, तो ये इंपोर्टर क्या करेगा, वो अपने बैंक से डॉलर मांगेगा, ठीक है ना। अब फॉरेक्स में सिर्फ दो ही प्लेयर होते हैं, एक आरबीआई और एक लाइसेंस्ड बैंक्स। तो ये बैंक आरबीआई से डॉलर मांगता है। अब समझो कि आरबीआई ने $1 बिलियन दे दिया, उस बैंक ने ये इंपोर्टर को दिया, इंपोर्टर ने अपना पेमेंट किया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ दैट $1 बिलियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीशन इज कॉज्ड नॉट बिकॉज ऑफ आरबीआईज इंटरवेंशन बट बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट लाइसेंस ग्रांटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये जो इंपोर्ट लाइसेंस है भाई, ये इंपोर्टर ने $1 बिलियन का इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब बैंक का ऑब्लिगेशन है उसको प्रोवाइड करना, और आरबीआई का भी ऑब्लिगेशन है कि बैंक को प्रोवाइड करे टू फैसिलिटेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। Okay, so it is this import obligations, okay, import license granted by Ministry of Commerce which is exactly doing this depletion, ये आर्टिकल कह रहा है। तो इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। सॉल्यूशन ये है कि जब भी कभी इंपोर्ट लाइसेंस दिया जाए तो आरबीआई को लूप में रखा जाए कि कितना इंपोर्ट लाइसेंस देना चाहिए। फाइन, उसके बाद हम देखेंगे कि द सेकेंड पॉसिबिलिटी कुड बी ऑफ परचेजिंग बैंक विशिंग टू स्पेकुलेट, ठीक है ना, कि अब ये भी हो सकता है कि कोई बैंक आरबीआई के साथ डॉलर खरीद रहा है जस्ट टू स्पेकुलेट, ठीक है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि ये डॉलर का दाम बढ़ सकता है तो अभी आरबीआई से रख लो डॉलर मांग के। बट इफ़ यू विल सी आरबीआई डज नॉट परमिट अ बैंक टू परचेज डॉलर फ्रॉम द आरबीआई एंड स्पेकुलेट इन इंटर बैंक मार्केट। फाइन, देन इट सेज दैट अगर मान लो कि आरबीआई इंटरवीन कर रहा है डॉलर मार्केट में, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि इफ़ अ बैंक बाइज $1 बिलियन विदाउट एनी मर्चेंट बेस टू इफेक्ट रेमिटेंसेज अब्रॉड, कि उस किसी बैंक ने $1 बिलियन ले लिया, ठीक है, देन दैट बैंक वुड ट्राई टू सेल दिस डॉलर्स टू अदर बैंक्स विच नीड टू रेमिट फंड्स अब्रॉड फॉर देयर ओन कस्टमर्स। ओके, बट यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि before the closing of business hours, the bank has to offload excess dollars to RBI to remain within the overnight limit। ठीक है, मान लो कि कोई बैंक है, उसने आरबीआई से डॉलर खरीदा किसी और बैंक को देने के लिए, जिस बैंक को ये पैसा बाहर रेमिटेंसेस के तौर पे देना है, ठीक है ना। अब मान लो कि इस बैंक ने $1 बिलियन ले लिया आरबीआई से, फिर मान लो कि इसने यहाँ पे दिया $70 बिलियन, तो जो बच गया, ठीक है, वो इस बैंक को आरबीआई को फिर से वापस करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज डज इंडिया नीड अ पॉपुलेशन पॉलिसी। सो फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी नो कि यूनाइटेड नेशन का एक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये है कि इंडिया विल बिकम लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2023। उसके बाद हम इंडिया में अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन देखेंगे तो वो 59% है, ठीक। बट यहाँ पे एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है, ग्रोइंग एजेड पॉपुलेशन। तो यहाँ पे ऐसा है कि बाय 2050 एवरी 5th इंडियन विल बी ओवर द एज ऑफ 65। अभी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो 12% है,
ओके, तो क्या हमें पॉपुलेशन पॉलिसी की ज़रूरत है? तो यहाँ पे दे आर सेइंग कि पॉपुलेशन पॉलिसी जो हमारा इंडिया का जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, जिसमें वी आर गोइंग टू स्टेबलाइज आवर पॉपुलेशन बाय 2045, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल दैट इंडिया विल स्टेबलाइज इट्स पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन गोल, ठीक है ना, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन गोल बाय 2045। नाउ दे आर सेइंग कि हमें फैमिली प्लानिंग से अब शिफ्ट करना चाहिए वेलफेयर की तरफ, फैमिली वेलफेयर, ठीक है ना, फैमिली वेलफेयर की तरफ, जहाँ पे हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, इन सब पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ओके, उसके बाद दे आर सेइंग नाउ दैट वन ऑफ द मेन चैलेंज इज गोइंग टू कम फॉर इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज ऑटोमेशन। ओके, बिकॉज ऑटोमेशन से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ घटेंगी। ओके, सो हियर वी कैन सी दैट इसको थोड़ा सा डील करने का ज़रूरत है। ओके, उसके बाद नाउ दे आर सेइंग कि अब हम अगर चाइना से अगर अपनी बात करें, सो देर इज़ सम चाइनीज़ विच वी हैव डन, दैट चाइनीज़ ने फैमिली वेलफेयर पे स्टार्टिंग में फोकस किया था, बट वी नीड नॉट टू अडॉप्ट चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी विच लेड टू शार्प रिडक्शन इन इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। The next is they are asking कि India's total fertility rate has dropped below the replacement level of 2.1 birth per woman। तो इसका economic implication क्या होगा? ओके, तो यहाँ they are saying that economic policy should be geared towards the scaling and education of our large adolescent population with a special focus on gender। उसके बाद the next is we cannot allow the huge advances we have made in accelerating education, delaying child marriage, addressing sexual and reproductive health needs and बिल्डिंग एजेंसी। तो यहाँ पे हमें अपना फोकस मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दे आर सेइंग कि द कंट्री हैज़ टू एड्रेस द राइट एंड वेल बीइंग ऑफ एडोलेसेंट्स इमीडिएटली। नाउ अब इसके हम फ्रंटियर की बात करें कि नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, तो सी यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, वी नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर चैलेंजेस दैट गो अलॉन्ग विद एनहांसिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, so we need to change our discourse around the population policy. We use the term population control still remains a part of our dialogue। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि now we have to focus on family welfare, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। now अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वन लाइनर है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसने कहा है कि 69% is the percent by which wild populations of monitored animals have declined in last 50 years। This is mainly because of loss of habitat, degradation due to development, exploitation, introduction of invasive species, pollution and climate change। उसके बाद एक disturbing सा percentage है, that is 39% of the households under मनरेगा had no work during COVID-19 according to the survey conducted by Azim Premji University। चलिए अब ये इंटरपोल के बारे में है, ठीक है, विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन लियोन इन फ्रांस। तो उसकी जो जनरल असेंबली है, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया फॉर 4 days। ओके, एंड दिस इज आफ्टर 1997 फॉर द सेकेंड टाइम दैट इज 195 स्ट्रॉन्ग बॉडीज होल्डिंग अ सच अ कॉन्फ्रेंस। सो इंटरपोल जो है इट वॉज सेटअप इन 1923। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियोन में है, फ्रांस। सो ठीक है, इंटरनेशनल, अब इंटरपोल का पूरा फुल मीनिंग देखो, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब थ्रू कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस पुलिस फोर्सेज। ओके, तो रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि एक इंडिया इंटरपोल के पास एप्लीकेशन दिया था कि टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द खालिस्तानी टेररिस्ट। ओके, सो a person linked to Khalistan। So Interpol has rejected that application। तो अब ये न्यूज़ थोड़ा सा important है। The next is that it keeps track of the movements of criminals and those under the police radar in various regions and tips of police forces who sought this information। Now the next is that Interpol, it works around the clock and employs some of the best minds in the area of crime analysis and technology। उसके बाद जो head of Interpol जो होते हैं वो president होते हैं, elected by the General Assembly। Okay, and the day-to-day activities are overseen by full-time Secretary General elected by General Assembly।
उसके बाद जो पावर होता है जनरल असेंबली का, इट लेट्स डाउन द पॉलिसी फॉर एग्जीक्यूशन बाय सेक्रेटरीट which has specialized directorates for cyber crime, terrorism, drug trafficking, financial crime, environmental crime, human trafficking, and every member country is the Interpol's face in that country. अब जो इंडिया में जो है, जो इनके साथ वो करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सो यहाँ पे CBI है. सो CBI okay assumes this role in India with one of its senior officers heading its exclusive intervene for collation of information and liaison with Interpol. उसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस हमने बहुत ज़्यादा सुना है. तो रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है? तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन इशूड बाय द इंटरपोल टू ऑल मेंबर नेशंस नोटिफाइंग द नेम ऑफ पर्सन्स अगेंस्ट हुम एन अरेस्ट वारंट इज पेंडिंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री. उसके बाद जो ये नोटिस होता है, इट इज़ इशूड to request all member nations that if the named individual can be located in their country. Okay. उसके बाद नाउ जो दिल्ली में जो सेशन होने वाला है, यहाँ हम क्या दे सकते हैं? तो स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड ड्रग्स. द सेशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू थ्रो अप अ फ्यू ट्रिकी क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग प्रोटेक्शन गिवन टू डिविएंट्स बाय द एस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ इन सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ dubious economic and sovereign consideration. The next is transnational cyber and organized crime. Okay, this is the emerging challenge to Interpol. Now here we are talking about one body. Okay, so that body is called as CICA. ठीक है ना? That is CICA. तो यहाँ पे CICA की मीटिंग है. CICA जो है दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया. इट वाज, इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो अस्थाना में है, अस्थाना में, विच इज़ इन कजाकिस्तान. तो इसे इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कजाकिस्तान ओनली इन 1992. इट इज़ अ 27 मेंबर बॉडी वेयर इंडिया इज इज फाउंडिंग मेंबर. तो इनका कॉन्फ्रेंस था अस्थाना में, जहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि there they have talked about terrorism itself. Okay, so the other important news about this is that अगले महीने न्यू दिल्ली will host the third no money for terrorism ministerial conference with more than 100 countries expected to attend. Okay, यहाँ पे जो बात होगी, it will be related with terror financing in South Asia, new cyber financing trends and global cooperation mechanism. उसके बाद अक्टूबर 28-29 को इंडिया विल होल्ड अ स्पेशल मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी. ओके, अब यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उनके एम्बेसडर और रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में होंगे, इंक्लूडिंग P5 मेंबर्स. नाउ द नेक्स्ट वन लाइनर न्यूज, दैट इज मेडन ट्रेन कनेक्टिंग त्रिपुरा मणिपुर फ्लैग्ड ऑफ. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं, शी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ 2 पैसेंजर्स ट्रेन, वन ऑफ देम कनेक्टिंग त्रिपुरा एंड मणिपुर फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज जनशताब्दी एक्सप्रेस. इट विल ऑपरेट बिटवीन अगरतला एंड खोंगसांग गांव. उसके बाद जो दूसरा ट्रेन है, इट इज स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन लिंकिंग अगरतला एंड कोलकाता वाया गुवाहाटी. ओके, उसके बाद नेक्स्ट में प्रेसिडेंट इज गोइंग टू इनॉग्रेट अ ट्रेन बिटवीन नागालैंड एंड मेघालय ऑन फ्राइडे, which is the part of Guwahati Lumding Guwahati Express. अब एक स्पोर्ट्स का न्यूज़ ले लेते हैं. तो फॉर्मर इंडिया हॉकी कैप्टन एंड हरियाणा स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह, he was presented with Outstanding Resilience Award in the 6th World Summit on Ethics and Leadership in Sports at the Art of Living International Center on Thursday. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the Daily Hindu Analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.